गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड इवनिंग। तो आज हमारी बसंत पंचमी की क्लास का 12वां दिन है और अब मैं आपको आज इस बसंत पंचमी पीडीएफ में वही एसबीआई में पूछे गए, मेंस में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनका रिव्यू हम देख रहे हैं। पूजा कंवर गुड इवनिंग। जो अभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास लगा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और आप जानते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जो जिस प्रकार से पूछे गए थे वो हम इसमें देख रहे हैं। पुष्पा सारण गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स स्टार्ट करें सेशन को, जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चनों के लिए क्वेश्चन पढ़ाते हैं। जिस उद्देश्य को लेके आप यहाँ पर आए हो वो आपका उद्देश्य पूरा हो। स्टार्ट करते हैं। ज्योत पदम गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहला क्वेश्चन, और क्या आगे बढ़ते हैं, ये आज 11 हो चुकी है, 12वीं स्लाइड है हमारी। अनक्लेम डिपॉजिट के लिए आरबीआई द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? देखो ये सारे क्वेश्चन एसबीआई मेंस में पूछे गए प्रश्न हैं। एसबीआई मेंस का जो एग्जाम हुआ था वो अभी 25 फरवरी को हुआ था। एसबीआई क्लर्क का पेपर था, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दोनों के मिक्स क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं। तन्नू मलिक कह रहे हैं कि सर ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। मैंने कल भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए थे, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है उद्गम पोर्टल। आप मुझे कौन उद्गम की फुल फॉर्म बता सकता है? उद्गम की फुल फॉर्म क्या होती है? अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ये उद्गम की फुल फॉर्म होती है। आपने मुझे बताना है कि अनक्लेम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कि 10 साल से अधिक समय हो गया है और उस व्यक्ति ने उस खाते को ऑपरेट नहीं किया, संभाला नहीं है। और तनु मलिक ने इसकी फुल फॉर्म भी बता दी है, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इसके लिए आरबीआई ने एक स्कीम निकाली थी, 100 डेज 100 पेज। 100 डेज एंड 100 पेज, ये दो स्कीम भी निकाली गई है, 100 डेज 100 पेज। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रही अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। 19 जुलाई 1969 के बाद में और 1972 के बीच में अमेरिका ने कितने मैन मून मिशन लॉन्च किए हैं? इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो इसका आंसर ना अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। मैंने अभी इसको ऑनलाइन देखा तो इसका आंसर कुछ और आ रहा था, तो इसका आंसर ना हर जगह अलग अलग है। आप बताओ इसके हिसाब से। मैं अगर बैंकर अड्डा की बात करता हूं तो वो इसका आंसर 9 बता रहा है। वो बता रहा है कि 9 मिशन हुए थे। मतलब आप जानते हैं कि 19 जुलाई 1969 को नासा ने मून पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को अपोलो 11 में भेजा था। अपोलो 11 में भेजा था। और आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ये क्या करें, सब 199 कोड है सब अकाउंट के लिए। मैं समझा नहीं, स्टूडेंट्स महेश कुमार कुछ कह रहे हैं। तो ये नासा ने अपोलो 11 भेजा, इसमें 3 लोगों को भेजा था। 1972 में हैरिसन सीमेंट लास्ट व्यक्ति चांद पे गया था। हैरिसन सीमेंट ये चांद पे जाने वाला लास्ट आदमी था। अभी 2025 में नासा के मून मिशन का नाम क्या होगा? आर्टिमिस होगा। क्या नाम होगा? आर्टिमिस सेकंड होगा। और इसमें 3+1, 3 आदमी और 1 महिला इस पे जा रही है। क्वेश्चन आया था कि नासा ने कितने मून मिशन दिए? इसका आंसर 6 है। 6 बार चांद पे पहुंचा है। सॉरी 5 दे रखे, 5, लेकिन मैंने देखा कि अधिकतर में इसका आंसर 9 दे रखा है। देखो इसमें 6 भेजे थे लेकिन उनमें से 5 वैसे भेजे तो इन्होंने 6 सफल थे और 1 असफल था। तो अमेरिका ने मून पर 6 मून मिशन लॉन्च किए थे, तो वैसे आंसर 6 होना चाहिए लेकिन 1 उनमें असफल था। देखेंगे मून मिशन कौन कौन से थे। आप जानते हैं कि नवंबर महीने में इन्होंने अपोलो 12, फिर अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17
ये वाला जो है ये सारे मून पर भेजे थे, ठीक है। तो ये मून के 6 मिशन थे, लेकिन इनमें से 5 जो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। अच्छा, महेश कुमार जी कह रहे हैं कि SB 199, ठीक है। जो 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 कोड अनक्लेम्ड हो जाते हैं बैंक, उनके लिए SB 199 लगाते हैं, ठीक है। SB होगा सेविंग बैंक 199, और जो अकाउंट चल रहा होता है उसके लिए SB 101 लगाते हैं, ठीक है। अनक्लेम्ड का ये होगा कोड, आपके इंटरनल होगा ये। आगे देखते हैं, TCS कंपनी ने ब्रॉन्ड फाइनेंस 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में कितनी ग्रोथ हासिल की है। आप जानते हैं कि IT जो सर्विसेज की कंपनीज हैं, IT सर्विसेज में दुनिया की नंबर 1 कंपनी एसेंचर है, दुनिया की एक कंपनी एसेंचर है, दूसरी कंपनी का नाम TCS है, दुनिया की तीसरी कंपनी इन्फोसिस है। और इसमें पूछा गया है कि TCS ने कितनी ग्रोथ हासिल की थी। दिव्या सही जवाब दे रहे हैं। TCS की जो ग्रोथ रेट थी वो 11.5% थी। आइए इसको देख लेते हैं, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। IT सर्विसेज ब्रांड TCS सेकंड, TCS जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो IT सर्विसेज में वैल्यू के हिसाब से TCS जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बनी है। आप देख सकते हैं ये न्यूज, ये भी न्यूज है यहाँ पे, और काफी सारी न्यूज है। आप देख सकते हैं TCS मोस्ट सेकंड वैल्यूएबल IT सेक्टर ब्रांड, ठीक है। इसमें ना क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इससे रिलेटेड पूछा गया है, इसमें कि TCS ने कितनी ग्रोथ की है। तो फोटो नहीं आ रही क्या इसके अंदर। तो TCS की ग्रोथ के ऊपर एक उन्होंने पूछा है कि TCS ने कितनी ग्रोथ की है। मैं इमेजेस में चलता हूं, शायद हमें इमेजेस में कोई फोटो मिल जाए, इससे संबंधित इमेज मिल जाए। इमेज में चलते हैं और आप देखेंगे ये रही न्यूज। इस न्यूज में इसने ग्रोथ पूछी है। आगे जिनका एग्जाम है वो ये देख सकते हैं कि TCS की ग्रोथ पूछी है, 11.5% पूछी है इन्होंने। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बड़ा डीप क्वेश्चन है। अपने तो सिर्फ यही देख सकते हैं कि पहली एसेंचर है, दूसरी TCS है, तीसरी इन्फोसिस है, लेकिन ये आंकड़े बड़े याद करने बड़े मुश्किल है। पता नहीं ऐसा क्वेश्चन उन्होंने क्यों दिया। और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही थोड़े बच्चों का, या बिल्कुल परसेंटेज बहुत थोड़ा होगा जिनका ये क्वेश्चन सही होगा। काफी डीप क्वेश्चन है। अब इससे और क्वेश्चन बना लेते हैं। ये पूछ सकता है कि 8वें नंबर पे HCL की सबसे अधिक ग्रोथ है। HCL की ग्रोथ कितने प्रतिशत है? 15.9% ग्रोथ की है। ये IT सर्विसेज की कंपनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एसेंचर की ग्रोथ 11.5% रही। अगला क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिव अकाउंट कितने समय बाद हो जाता है। ये क्वेश्चन कौन सी पारी में पूछा गया था? अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो बताइए कि इनऑपरेटिव जो अकाउंट्स होते हैं वो कितने समय बाद इनऑपरेटिव हो जाते हैं। 24 महीने बाद इनऑपरेटिव हो जाते हैं। अंकित अत्री बिल्कुल सही जवाब दिया है, और भी स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है सही। ठीक है, तो अनक्लेम्ड होता है 10 साल बाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये पूरी डिटेल दे दी गई है इसके बारे में। आगे देखते हैं कि सेबी के अंदर क्या होता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है। जैसे RBI के पास में क्या होता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है। RBI ये बोल रही है कि जिन लोगों के पैसे बैंक में पड़े हैं वो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हमने उद्गम पोर्टल भी बना दिया कि ले जाओ, लेकिन फिर भी कोई नहीं आएगा तो ये पैसा RBI ले जाएगा। अब मोदी जी की शायद हो सकता है कि RBI का ये पैसा, RBI जो है इस पैसे को डीफ में डाल देता है। RBI इस पैसे को किस में डाल देता है? डीफ में डाल देता है। जब कोई व्यक्ति पैसे लेने नहीं आते, हम बार बार उनको कह रहे हैं ले जाओ पैसे, अपने पैसे ले जाओ,
100 डेज 100 पेज, हमने 100 दिनों का टाइम भी दे रखा है कि ले जाओ, नहीं तो हम ले जाएंगे। तो अब आरबीआई उस पैसे को किस में डाल देगा? डीफ में डाल देगा। डीफ की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिटेड एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होती है। वैसे ही सेबी के पास भी एक रूल है। सेबी में लोगों को क्या दिया जाता है? शेयरों के बदले डिविडेंड दिया जाता है, लाभांश दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 3 साल तक लाभांश ले नहीं आता, अपना डिविडेंड नहीं लेता, अपना डिविडेंड जो है क्लेम नहीं करता, तो 3 साल बाद उस पैसे का क्या होता है? 3 साल बाद जो डिविडेंड होता है वो सेबी के पास ट्रांसफर हो जाता है। आइए हम देखते हैं, पहले देखते हैं सेबी के कौन से फंड में वो पैसा ट्रांसफर होता है। अनक्लेम्ड जो डिविडेंड होता है वो सेबी के कौन से फंड में ट्रांसफर हो जाता है? ये भी क्वेश्चन आया था कि अनक्लेम्ड जो डिविडेंड होता है जिसको आपने क्लेम नहीं किया, ये इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है। ये था डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ये है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है ये पैसा। ये भी क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं सेबी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि अगर कोई कंपनी 3 साल तक अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड का भुगतान नहीं करती है तो उसे आईईपीएफ में डाल दिया जाता है। आईईपीएफ में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। आरबीआई के अनुसार अनक्लेम्ड डिपॉजिट को किस फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है? जब कोई अनक्लेम्ड पैसा हो जाता है, अनक्लेम्ड डिविडेंड हो जाता है, जब अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है, आदमी 10 साल तक पैसे लेने नहीं आता, तो उस पैसे को आरबीआई के किस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है? डीफ फंड में। डीफ की फुल फॉर्म होती है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होती है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। सुनीता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और भी स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये डीफ के बारे में पूरा एग्जांपल के साथ भी बताया गया है। जब कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता, आप जानते हैं कि बैंकों को लोन देते समय कुछ प्रायोरिटी पे लोन देना पड़ता है। आप जानते हैं कि 8 प्रकार के क्या होते हैं? पीएसएल होते हैं। सबसे पहला पीएसएल एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर को लोन देना पड़ता है। फिर उसके बाद में हाउसिंग को लोन देना पड़ता है, हाउसिंग के बाद में एजुकेशन को लोन देना पड़ता है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी को लोन देना पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी को क्या देना पड़ता है? लोन देना पड़ता है। रिन्यूएबल एनर्जी के बाद में हम देते हैं लोन, एमएसएमई को लोन देते हैं। उसके बाद में लोन दिया जाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट को दिया जाता है। उसके बाद में यहां लिख देता हूं मैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन दिया जाता है। उसके बाद में वीकर सेक्शन को लोन दिया जाता है, वीकर सेक्शन को लोन दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जो वीकर सेक्शन है ये अन्य में है, अदर्स में है। इसमें स्टार्टअप भी आता है, स्टार्टअप्स को भी लोन देना होता है और बायोगैस को भी देना होता है। तो ये सारे लोन जो होते हैं देने पड़ते हैं। अगर कोई बैंक ये लक्ष्य पूरे नहीं करता, आप जानते हैं कि ये 8 पीएसएल में 40% लोन जो है वो इनको देना पड़ता है। अगर कोई बैंक ये लोन नहीं दे पाता है, ये सारे टारगेट नहीं पूरे कर पाता है, तो उस बैंक को ये पैसे आरआईडीएफ और यूआईडीएफ में डालने पड़ते हैं। इस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं आरबीआई ने कहा है कि जब कोई बैंक पीएसएल का लक्ष्य पूरा नहीं करता है, पीएसएल के टारगेट पूरे नहीं करता है, तो वो शॉर्ट हुए एडवांस को, जितना शॉर्ट रह गया उसको आरआईडीएफ और यूआईडीएफ में स्थानांतरित करना पड़ता है। और इसमें रेशो क्या होता है? आधा आधा करना पड़ता है, आधा पैसा आरआईडीएफ में, आधा यूआईडीएफ में। आप जानते हैं कि आरआईडीएफ जो खाता है ये नाबार्ड द्वारा हैंडल किया जाता है।
RIDF फंड जो है नाबार्ड हैंडल करता है। UIDF जो फंड है ये NHB द्वारा ऑपरेट किया जाता है। SHG नहीं है, महेश कुमार कह रहे हैं कि SHG भी PSL है, नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता। क्यों नहीं आता मैं आगे बताऊंगा, बैंकिंग अवेयरनेस जब आगे पढ़ेंगे तो ये बताएंगे कि महिलाओं को दिया गया SHG प्रायोरिटी सेक्टर में क्यों नहीं आता। RIDF और UIDF में जमा किए गए धन पर ब्याज भी नहीं मिलता। वैसे RBI इस पे चाहे तो ब्याज दर लगा सकता है, ठीक है। तो जब कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर को लोन नहीं देता तो नाबार्ड और NHB को पैसे देने पड़ते हैं उसे। जैसे किसी बैंक का लक्ष्य 40% का PSL का लक्ष्य था, लेकिन उसने 35% ही लक्ष्य पूरा किया है, तो 2.5% RIDF में देगा, 2.5% UIDF में दिया जाएगा, ठीक है। RIDF तो होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है, UIDF होता है शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। आपके गांव में जो सड़क बनती है उसके ऊपर RIDF लिखा होता है, नाबार्ड और RIDF के सहयोग से ये सड़क बनी है। गांव में कोई भी सड़क बनेगी वो RIDF के पैसे से बनती है। शहर में जो सड़क बनती है घर अंदरूनी जो PWD बनाता है वो RIDF से बनती है, वो UIDF से बनती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बन इसरो द्वारा एक्सपोसेट, इसरो ने अभी एक्सपोसेट किस पर भेजा है, ये ब्लैक होल की खोज करने के लिए भेजा है। ये किस पर भेजा है, ब्लैक होल की खोज करने के लिए भेजा है। और इसको किस रॉकेट से भेजा है, PSLV C58 से भेजा है। यह PSLV की कौन से नंबर की फ्लाइट है? देखो भारत के पास में 4 रॉकेट्स हैं इसरो के पास में, PSLV है, GSLV है, RLV है और ASLV है। ये 4 प्रकार से रॉकेट है। तो ये इसरो की कौन सी उड़ान, ये PSLV की 60वीं उड़ान है। ये कौन सी उड़ान है, 60वीं उड़ान है। PSLV ने आज तक 60 उड़ान भरी है जिसमें 2 असफल हुई है, 2 असफल हुई है, इसीलिए इसका नंबर 58 है, इसीलिए इसका नंबर 58 है। रूरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फंड, ये क्या फंड है ये पता नहीं। RIDF तो अलग, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। ये अलग है वो अलग है महेश। ये तो RIDF है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, रूरल क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाने के लिए फंड है। तो आपने देखा ये 60 जो है, ये 60वीं उड़ान थी इसरो की, ये PSLV की। आगे आता है कि 31 दिसंबर 2023 तक भारत में FDI के फर्स्ट 5 देश कौन कौन से थे। भारत में सबसे अधिक FDI कौन से देशों से आता है? अभी ना ये लिस्ट ना चेंज हो गई 31 दिसंबर को। पहले भारत में सिंगापुर 1 नंबर पे होता था, फिर मॉरिशस था, लेकिन अभी की रिपोर्ट में ये लिस्ट हो चुकी है, अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस, UAE और जापान। तो आप देख सकते हैं, परसेंटेज भी देख सकते हैं। तो 31 दिसंबर को जो, हाँ जी निशांत वेरी गुड इवनिंग, आपने देखा कि इसका उत्तर ए है। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश अमेरिका से 8.3 अरब डॉलर, 2 नंबर पे सिंगापुर से 17.2 अरब डॉलर आया है। मॉरिशस से, पिछले साल की लिस्ट अलग है, इन्होंने दिसंबर की पूछी है, तो दिसंबर में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा FDI निवेशक बन के आया। और पिछले वर्ष जो था ये सिंगापुर बहुत सारे सालों से 1 नंबर पे था, ये अभी हुआ है, चेंज हुआ है, सिंगापुर की जगह अमेरिका आ चुका है नंबर 1 पे। तो भारत में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट अमेरिका का होता है, 2 नंबर पे सिंगापुर है, 3 नंबर पे मॉरिशस है, चौथा UAE और 5वां जर्मनी है।
जापान है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में इनमें से कौन सा टॉप 5 एफडीआई में नहीं है। उसका उत्तर था जर्मनी। जर्मनी टॉप 5 में नहीं है, ये आंसर था। जर्मनी टॉप 5 में नहीं है, ऐसा बच्चों ने बताया, मैंने उस हिसाब से क्वेश्चन बनाया। फिर भी आप बताना अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो तो बताना। अभी आरबीआई द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जारी किया गया है, इसका बेस ईयर कौन सा है? भारत में 2018 के मुकाबले में डिजिटल पेमेंट्स में कितने % बढ़ोतरी हुई है? भारत में बेस ईयर 2018 मान रहे हैं। भारत में 2018 से पहले और 2018 के बाद में ऑनलाइन पेमेंट्स का वो जल्दी परिवर्तन। आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स पेटीएम या फोन पे, गूगल पे 2018 से स्टार्ट कर दिया था? ऐसे 2019 में स्टार्ट कर दिया हो? ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने 18-19 में यूपीआई शुरू कर दिया था, या फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे 2018-19 में चलाने लग गए थे। निशांत कह रहे हैं सर मैं चला रहा हूं, जबकि मैं तो सन 2000 के बाद ही आया हूं इस पे। महेश भी कर रहे हैं, मैं तो डिजिटल पेमेंट से बड़ा डरता था, मैं क्या पैसे ना निकल जाएं खाते से, तो मैंने तो उसको किया ही नहीं। ठीक है, मैंने तो ये 2000 के बाद में जब ये लॉकडाउन हुआ ना उस समय किया था, उससे पहले मैंने यूपीआई का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे पास आईफोन था, तो आईफोन में क्या था कि वो ऐप वगैरह आती नहीं थी ज्यादा अच्छे से ढंग से। देखते हैं कि कितना भारत में 2018 के बाद में, फिर बाद में एप्पल को छोड़ा मैंने, मेरे को तो पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद में फिर भारत का यूपीआई जो इंडेक्स है ना वो 349.30, यानी कि उस समय 100 लोग थे ना, अगर भारत में 100 लोगों के पास अगर डिजिटल पेमेंट्स का ऐप था तो आज 349.3, यानी कि इसमें 3 गुना से ज्यादा लोगों की वृद्धि हुई है। 2018 को 100 मान लो तो अब ये 349.30 है, और मार्च में 270.59 था हमारा डीपीआई इंडेक्स था। इस पर एक क्वेश्चन आया था, इसका बेस ईयर पूछा गया था। ठीक है, इससे आरबीआई को नीतियां बनाने में थोड़ी सहायता मिलती है। तो ये आरबीआई ने अभी डीपीआई पर एक रिपोर्ट निकाली थी। एक क्वेश्चन आया था कि हेनले डार्क स्काई रिजर्व किस स्थान पर है? वैसे मैंने ज्यादातर पढ़ा था भारत में पहला डार्क स्काई जो पार्क था वो पेंच नेशनल पार्क था। पेंच नेशनल पार्क भारत का पहला था, लेकिन ये बताते हैं कि भारत का पहला रिजर्व जो था, जो डार्क स्काई में है, जहां पर जो है रात के समय तारे दिखाई देते हैं, तो हेनले है, ये लद्दाख में है। ये कहां पर है? लद्दाख में है। इसका उत्तर लद्दाख है। और जो पेंच था वो महाराष्ट्र में है। लेकिन इन्होंने डार्क स्काई वाला हेनले के बारे में पूछा है। ये देखो, हेनले डार्क स्काई रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में निब्रू घाटी में स्थित है। इसका इतना एरिया है। ये प्रकाशीय प्रदूषण से, ये यानी कि लाइट पोल्यूशन से मुक्त है, फ्री फ्रॉम लाइट पोल्यूशन। ओरिजिनल इसमें तारे दिखाई देते हैं, मतलब इसमें जो रोशनी है बिल्कुल नेचुरल रोशनी आती है, तारों की भी रोशनी आती है इसमें। अब बात करते हैं कि भारत में G20 का शेरपाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा है। देखो, भारत में ये समिट जो है वो काफी समय पहले ही सितंबर में हुई थी, और एग्जाम में अब प्रश्न आया है। मोदी जी ने 3 लोगों को G20 की मीटिंग का शेरपा बनाया था। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको G20 का शेरपा बनाया था? इसका आंसर है अमिताभ कांत को बनाया, पीयूष गोयल को बनाया, निर्मला सीतारमण को बनाया। तो G20 की मीटिंग में 3 शेरपा थे। ये अमिताभ कांत थे, पीयूष गोयल थे और निर्मला सीतारमण थे। ठीक है, तो ये G20 की मीटिंग के बारे में दे रखा है। G20 में अभी कितने मेंबर हो चुके हैं? G20 में अभी कितने मेंबर हो चुके हैं? अभी ये G20+ हो गया है, एक मेंबर और जुड़ गया है, उसका नाम है अफ्रीकन यूनियन है। आप मुझे बताएंगे अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष कौन है?
अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन कौन है, आप मुझे बताएगा कोई? अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन कौन है जो अभी अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव भी जीता है? किसी ने नहीं बताया। अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है अजाउली असमौनी है। नाम नहीं आ रहा इसमें, अजाली असमौनी। यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन का नाम है अजाउली असमौनी है, अजाली असमौनी। ये रहा अजाउली असमानी जो है, ये अपने देश में भी अभी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया है। आगे आने वाले समय में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है। इसके देश का नाम है कोरोमोस है, सॉरी कोमोरोस है। तो ये अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष भी है। अफ्रीकन यूनियन का भी नया अध्यक्ष बना है क्या कोई? आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट अजाउली असमौनी ऑफ यूनियन ऑफ कोमोरोस और टेक्स ओवर एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन फॉर 2023। ये 2023 में अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष भी बना था और अभी जो है ये अपने देश में दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया है। इसका नाम याद रखना। ऑडियो रुक रही है क्या स्टूडेंट्स? आवाज का देखता हूं, आवाज रुक तो नहीं रही। अब बताइए ठीक आ रही है क्या आवाज? अब आवाज बताइए ठीक है स्टूडेंट्स? आवाज के बारे में बताइए, ठीक आ रही है तो? आवाज ठीक है या नहीं आ रही? अभी आवाज ठीक है या नहीं है? बीच में स्ट्रक हो रही होगी। अब मैंने सही कर दी इस आवाज को, वो शायद वहां पे। अब ओके ठीक है। तो आपको मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया, इस आदमी का नाम क्या है? अजाली असमौनी है। इस आदमी का नाम है अजाउली असमौनी है। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ कोमोरोस, ये कोमोरोस का अध्यक्ष भी है। अभी नया बना है, ये थोड़े दिन पहले चुनाव हुए थे। और साथ में ये अफ्रीकन यूनियन का भी प्रेसिडेंट है। और अफ्रीकन यूनियन जो है अभी G20 के अंदर ऐड हुआ है। ये नया यूनियन इसमें जुड़ा है। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हैदराबाद के डी लैब्स आरबीआई इनोवेशन हब, हैदराबाद के डी लैब्स आरबीआई के इनोवेशन हब ने मिलकर बिल्ड फॉर बिलियंस स्टार्टअप एक्सीलरेटर यूनियन बैंक के किस बैंक के साथ मिलकर शुरू किया? ये पेपर में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर आंसर भी दे दिया है। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है इसने। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था आपको। क्या ये क्वेश्चन आपको आता था? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप मुझे आरबीआईएच का अध्यक्ष बताइए। आरबीआईएच का अध्यक्ष राजेश बंसल है। आरबीआईएच के अध्यक्ष कौन है? राजेश बंसल है। आरबीआईएच के अध्यक्ष कौन है? राजेश बंसल है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय, क्या ये क्वेश्चन आपको जिन लोगों ने एग्जाम दिया था बच्चे कह रहे हैं सर हमें आता था पहले से? ठीक है। भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा कितने % रह गया है? आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर होता है, दूसरा क्षेत्र होता है मैन्युफैक्चरिंग होता है, तीसरा होता है सेवा क्षेत्र होता है। और आप जानते हैं कि ये 3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो हमारी जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो सर्विस सेक्टर का है। और आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर के लोग ही ज्यादा अमीर हैं। सर्विस सेक्टर के लोग ज्यादा अमीर हैं। एग्रीकल्चर नंबर 1 पे है। तो भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का जो है परसेंटेज सिर्फ रह गया है
15% रह गया है, धीरे धीरे घट गया है। आप देख सकते हैं 2021 में हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा 17% था, फिर 16 हो गया, 2023 में घट के कितना परसेंट रह गया है? 15% रह गया है। धीरे धीरे एग्रीकल्चर का परसेंटेज घटता जा रहा है। वैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, सरकार द्वारा काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आरबीआई द्वारा अपर लेयर में कितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है? देखो, आरबीआई ने अभी हाउसिंग फाइनेंस की एक लिस्ट निकाली है, इसमें कुछ कंपनियों को ऊपर की तरफ रखा है, अपर लेयर में रखा है, बहुत बढ़िया मानते हैं उन कंपनियों को। ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है? 15 है। तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज, श्रीराम, HDFC, ICICI, आदित्य बिरला, PNB, देना, केनरा, इंडियन, टाटा और सिक्योरिटीज और भी है 2-3 कंपनियां। तो ये भारत की सारी जो कंपनियां हैं, इनको आरबीआई ने लेयर फर्स्ट में रखा है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोविड-19 के दौरान 2020 में आरबीआई द्वारा स्ट्रेस लोन पर कौन सी कमेटी बनाई गई थी? स्ट्रेस लोन होते हैं जो व्यक्ति लोन नहीं भर पाते, क्योंकि कोविड-19 में उन लोगों के बिजनेस जो है वो छूट गए थे और लोगों के बिजनेस बंद थे, तो लोन नहीं भरे गए लोगों से। तो एक व्यक्ति की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, उसने रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया गया। रिसोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसके तहत लोगों के लोन को क्या किया गया? पहले 1.0 फिर 2.0 बनाया गया, जिसमें लोन को क्या किया गया? रिस्ट्रक्चर किया गया। लोन को दोबारा क्या किया गया? रिस्ट्रक्चर किया गया। एक आदमी के लोन को ब्याज भी जोड़ के उसके दोबारा उसका नया लोन बना दिया। ये इसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क कहते हैं। आप देखो, ये रहा, ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0, ये रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 है। कोविड-19 में लोगों के बिजनेस बंद हो गए, लोग घर पे बैठे थे, तो ये पूछा गया है कि ये किस व्यक्ति की सिफारिश पे इसको बनाया गया है? तो इसका उत्तर है, इसको बनाने वाले आदमी का नाम था केवी कामत थे। इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था केवी कामत। ये देखो 2 साल पहले वाला क्वेश्चन पूछा इन्होंने। कितना इस बार पेपर जो है ना एसबीआई का, काफी ऑफिसर लेवल से भी बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाया गया है। मेरिट इसमें ज्यादा नहीं जाने वाली। ये जो क्वेश्चन वो व्यक्ति के लिए है जो लगातार पढ़ाई कर रहा है, रोज पढ़ता है, रोज जीके पढ़ता है, उसके लिए अच्छे हैं क्वेश्चन। अभी ना इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं, जैसे RIDF, UIDF, और एक कल आया था DRT का क्वेश्चन मैंने करवाया था, डेट रेजोल्यूशन मैंने आपको फ्रेमवर्क करवाया था। देखिए ये जो वीडियोस मैं आपको इस पे पढ़ा रहा हूँ बसंत पंचमी वाली, आप इसको देखते रहना, क्योंकि 2-3 दिनों बाद ये जैसे कोर्स खत्म होगा ये वीडियोस हट जाएंगी, तो आप लोग इसको देख लेना अच्छे से और PDF वगैरह संभाल के रख लेना। बाद में फिर PDF जो है मिलेंगी नहीं आपको, तो PDF को कर लेना, डाउनलोड कर लेना। इसकी वैलिडिटी बहुत थोड़ी है इस बैच की। तो ये व्यक्ति का नाम था केवी कामत था। इन्होंने लोन को रिस्ट्रक्चर किया था, ऋण का पुनर्गठन किया गया। इसका मतलब दोबारा लोन बना दिया गया, उस आदमी का नया लोन बना दिया, कुछ छूट किया गया फिर उसको नया लोन बना दिया गया। तो ये 2020 में इसने सुझाव दिए थे सरकार को। भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2023 को घरेलू स्तर पर कच्चे तेल का वाइंड फॉल टैक्स में क्या बदलाव किया गया है? भारत विदेशों से क्या खरीदता है? क्रूड ऑयल खरीदता है। क्योंकि अभी इलेक्शनों का टाइम आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार चाहती है कि
तेल की कीमतों को गिरा दिया जाए, तेल अभी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सरकार ने क्या किया है, क्या जो विदेशों से हम तेल खरीदते हैं उसके ऊपर जो वाइंडफॉल टैक्स लगता है, विंडफॉल टैक्स पहले 10% से बढ़ाया गया है, घटाया गया है। तो पहले 14,000 रुपये प्रति टन लगता था, क्या 20 किया गया है, या पहले 14 लगता था अब 6 किया गया है? बताइए क्या उत्तर है? इसका उत्तर डी है। इसका उत्तर डी है। पहले एक टन के ऊपर 14,000 रुपये लेती थी सरकार विंडफॉल टैक्स, अब सरकार ने इसको घटा दिया है कि थोड़े समय के लिए घटा रहे हैं, तो 14,000 से घटा के 6,000 रुपये किया गया है। इससे क्या होगा कि तेल की, क्योंकि तेल विदेशों में भी सस्ता हो गया है, इससे लोगों को भी तेल की थोड़ी कीमतों में तेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा अभी इस टैक्स को घटाया गया है। एक स्टैट योजना के बारे में क्वेश्चन आया था। स्टैट योजना का संबंध किससे है? स्टैट योजना बायो ईंधन पर निर्भरता को घटाना बढ़ाना है। ये कहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है। स्टैट योजना का संबंध है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ाना। वैसे स्टैट योजना है कि आपको दिखाता हूं कि स्टैट की फुल फॉर्म क्या है। अरे एक मिनट, आए नहीं। तो स्टैट जो योजना है ये बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए है। ये किसको बढ़ावा देने के लिए है? स्टैट की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये स्कीम जो है बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की थी। कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई थी। एक ना मुझे ये बताओ कि एक ना सर ने क्वेश्चन बनाया था, अभी लास्ट वाली पीडीएफ के अंदर हमने पढ़ा था, एक फुल फॉर्म पढ़ी थी, वो पढ़ी थी आरबीआई के बारे में पढ़ी थी, रेगुलेटरी बॉडी के बारे में एक फुल फॉर्म थी। क्या फुल फॉर्म थी वो? 2-3 दिन पहले जब ये मैंने 24 को पढ़ाई थी आपको, और वो एग्जाम में वैसे ही पूछी गई। चलो मैं अगली अगली बारी जब पीडीएफ पढ़ाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। क्या देना? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, बायोगैस को बढ़ावा देना या नवीनीकरण रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं, एक ना पृथ्वी स्कीम है। पृथ्वी योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कल, ये 2021 से 2026 के लिए चलाई गई है। ये योजना क्या है? अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के कक्ष में भेजना, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना, या खनिज व जल स्रोतों का पता लगाना। तो इसका उद्देश्य सारे ही है। ये ई उत्तर है इसका, मतलब ए बी सी उत्तर ये सारे ही है। तो पृथ्वी योजना भारत के अर्थ व साइंस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई है। ये स्कीम अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से पता लगाना है। तो ये पृथ्वी योजना है, 5 सालों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। इसका ये क्वेश्चन आया था। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ी क्लास छोटी थी, लेकिन एक दो चीजें और बता देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बजट 2024 में महंगाई का लक्ष्य कितना रखा गया है? महंगाई भारत में सीपीआई पर नापी जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे नापी जाती है। इसका उत्तर 2% से 6% तक था। आपको मैंने बताया था कि महंगाई बहुत सारे प्रकार की होती है। एक तो होती है क्रीपर इन्फ्लेशन होता है, रेंगती महंगाई होती है। एक होती है वॉकिंग इन्फ्लेशन होता है। एक होता है रनिंग इन्फ्लेशन, ये रनिंग है। और फिर 6% से 10% वाला होता है वॉक, ये होता है क्रीपर होता है, फिर वॉकिंग होता है, फिर रनिंग होता है, फिर 6 से ऊपर
कौन से प्रकार का इन्फ्लेशन होता है? पहले होती है रेंगती महंगाई, फिर चलित महंगाई। एक मिनट दोबारा देखें, ये महंगाई होती है, चलित महंगाई होती है, सॉरी ये महंगाई क्रीपर का मतलब रेंगती हुई महंगाई, बहुत ही धीरे धीरे गति से बढ़ने वाली महंगाई रेंगती महंगाई, ये होती है चलित महंगाई, वॉक करना। फिर ये दौड़ती महंगाई, फिर उसके बाद में हाइपर आती है, शायद हाइपर, हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर लेकिन उसका परसेंटेज हाइपर से ऊपर क्या होता है? तो भारत की महंगाई दर को 2 से लेके 6% की, तो वॉकिंग होती है शायद, ये रनिंग होती है। एक मिनट इसको दोबारा चेक करें, एक मिनट इसको चेक करते हैं, परसेंटेज भी देख लेंगे। क्रीपर रनिंग हाइपर इन्फ्लेशन, भारत में कितने कितने परसेंट की ये इन्फ्लेशन की रेट्स है? इन्फ्लेशन के बारे में दे रखा होगा यहाँ पे कि भारत में महंगाई कितने प्रकार की होती है। सबसे धीरे वाली जो महंगाई होती है वो कहलाती है क्रीपर इन्फ्लेशन कहलाती है। उसके बाद में आता है रनिंग आती है, सॉरी उसके बाद वॉकिंग आती है, फिर रनिंग आती है, फिर हाइपर आती है। 4 प्रकार की महंगाई होती है। क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज में आया था, तो भारतीय महंगाई दर को 6 से 14, 2 से 6% के बीच में लिखना है। उछलती महंगाई भी कह सकते हैं हाइपर को। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। लगभग 1 घंटे के करीब हो चुका है हमारी क्लास को। आज 4 घंटा नहीं हुआ, 42 मिनट्स ही हुए हैं। तो अब हम इसके पीडीएफ बना देते हैं। आज पीडीएफ बनाई नहीं इन्होंने, पीडीएफ बन जाएगी का देख लेते हैं, कहीं हट ना जाइए। इसकी पीडीएफ अपने बना देते हैं 1 मिनट स्टूडेंट्स। अभी ये पीडीएफ अपने बना लेते हैं, ये पीडीएफ अभी बन जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ना 2 दिन शायद आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, या 1 दिन नहीं हो पाएगी। अब आपकी 29 को क्लास होगी। मुझे कल मॉर्निंग में बाहर जाना है, तो मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, परसों क्लास लूंगा। जैसा भी होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। ये पीडीएफ आप बना लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। बाय बाय, टाटा, बाय स्टूडेंट्स, बाय।